साइंटिस्ट होते हैं, जो सिविल इंजीनियर होते हैं, जो इलेक्ट्रिक इंजीनियर होते हैं, जो डॉक्टर होते हैं, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं, वो सीधा का सीधा ब्लास्ट करते हैं। तो फिर 22 करोड़ से अधिकतर हिंदुओं को इन पर विश्वास हो कैसे जाता है? क्या न्यूज चैनल वालों के लिए टीआरपी और व्यूज इतने बड़े हैं कि वो ऐसे ऐसे आतंकी मुल्लाओं को भी अपने चैनल पर बैठाने से पहले हिचकिचाते नहीं है कि हम रोटी और बोटी सांप और एनाकोंडा को दे रहे हैं और वो हमें ही डस रहा है? क्यों? उसामा बिन लादेन तो सिविल इंजीनियर था, अफजल गुरु तो चार्टर्ड अकाउंटेंट था, बुरहान वानी वो भी पढ़ा लिखा था, टॉपर था वो तो। मस्जिद अल्लाह के घर का बदला लेने के लिए अगर हम फट भी जाते हैं तो हमें जन्नत मिलेगा और जन्नत में 72 वर्जिन हूरें मिलेंगी। तो क्या जम्मू कश्मीर का वो नारा याद नहीं है? आधी रोटी खाएंगे, मुजाहिद बनाएंगे, पाकिस्तान जाएंगे, ये तो उनका नारा था। ऐसे ऐसी जगहों पर 6 अलग अलग जगह पर बॉम्ब ब्लास्ट किया जाएगा और 6 दिसंबर का बाबरी मस्जिद का बदला निकाला जाएगा। दस नवंबर की तारीख दहशतगर्दी के इतिहास में शामिल कर ली गई है। 10 नवंबर वो तारीख थी जब लाल किले के सामने हिंदुस्तान को दहलाने की कोशिश की गई। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में जबरदस्त तरीके से एक भीषण कार ब्लास्ट होता है, जिसकी इंटेंसिटी इतनी जबरदस्त होती है कि 200 मीटर के दायरे में आने वाली जो तमाम वाहन थे, जो लोग वहां पर मौजूद थे, पूरी तरीके से प्रभावित होते हैं। बहुत से लोग वहां पर मौके पर ही मारे जाते हैं। गाड़ियां जो क्षतिग्रस्त है, आप लगातार देख ही रहे होंगे सोशल मीडिया पर जो वीडियो शेयर किए जा रहे हैं, कितने विचलित करने वाले हैं, कितने परेशान करने वाले हैं। अब जो सूत्रों के हवाले से, जो पुलिस सूत्रों के हवाले से जानकारियां सामने आ रही हैं, उसके मुताबिक 6 दिसंबर को पूरे देश में एक बड़ी आतंकी घटना को अंजाम देने की साजिश चल रही थी। इस तरह की बातें सूत्रों के हवाले से लगातार अब सामने आ रही हैं। यह भी कहा जा रहा है कि 32 कारों का इंतजाम किया जा रहा था, जिसका काम यह था कि वो देश के अलग अलग राज्यों में विस्फोटकों से लैस होकर के पहुंचते और वहां पर जो है बड़ी आतंकी गतिविधियों को अंजाम देते। लेकिन उससे पहले कि ऐसा कुछ हो पाता, बीच में ही भंडाफोड़ हो जाता है। दिल्ली में अचानक एक भीषण ब्लास्ट होता है और फिर ये सारी कलई खुल जाती है। इसकी गूंज न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि सरहद पार पाकिस्तान में और अमेरिका तक सुनाई दिया है। अमेरिका ने इस पर संवेदना व्यक्त की है, हालांकि जो संवेदना व्यक्त करने का तरीका था उस पर भी लगातार अब विवाद छिड़ रहा है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कि पाकिस्तान ने साफ तौर से बोल दिया है कि अगर हिंदुस्तान अब की बार ऐसी कोई हिमाकत करता है, अगर ऑपरेशन सिंदूर 2 छेड़ने के बारे में सोचता है, तो हम युद्ध लड़ने को भी तैयार हैं। ये तमाम चीजें, ये तमाम गतिविधियां, इनके पीछे कौन है? इनके पीछे वही लोग हैं जो हिंदुस्तान की रोटी खाते हैं, हिंदुस्तान में रहते हैं, यहां पर नौकरियां करते हैं। और जो लोग अब पकड़ में आ रहे हैं, ये कोई ऐसे वैसे लोग नहीं है, पढ़े लिखे डॉक्टर स्तर के लोग हैं। इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए इस समय मौजूद है हमारे साथ नाजिया इलाही खान। आपने बहुत बार देखा होगा इनको पाकिस्तानी न्यूज चैनल्स में और ईरान के न्यूज चैनल्स में, कई बार जो है बेबाक अंदाज में अपनी बातों को रखती हैं। नाजिया जी, स्वागत है आपका। हर हर महादेव। आज मुझे स्वागत शब्द का इस्तेमाल करना भा नहीं रहा, मैं आपका स्वागत शब्द से अभिवादन नहीं करना चाह रहा था। देश इस समय व्यथित है, देश इस समय दुखी है, देश जार जार आंसू बहा रहा है। आप मुझे बताइए, आप ये पूरे घटनाक्रम को किस तरीके से देखती हैं? और मेरा दिल तो इस वजह से दुख रहा है कि जो लोग इसमें शामिल हैं, जो पकड़ में आ रहे हैं, पढ़े लिखे डॉक्टर्स हैं। ये देश के वो पढ़े लिखे डॉक्टर्स हैं जो देश को फूंकने चले हैं। क्या कहती हैं आप इस पे? 7 नवंबर 2025 को जब बाबा बागेश्वर हिंदू एकता और भारत को हिंदू राष्ट्र का संकल्प लेकर के पदयात्रा करते हैं, 7 नवंबर 2025 को जब बहुत सारे अनगिनत राष्ट्रभक्त जयपुर में एकत्रित होते हैं और उसी बीच में ये पता चलता है कि 8 नवंबर को लगभग 3000 केजी विस्फोटक और बम बारूद जैसे पाउडर मिलते हैं फरीदाबाद से। 7 नवंबर बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। शायद लोग इतिहास के पन्नों को भूल चुके हैं, लेकिन नाजिया नहीं भूलती। 7 नवंबर 1966 वही तारीख है जब इंदिरा गांधी की सरकार
और इंदिरा गांधी के नेतृत्व में गौ रक्षकों पर गोलियां छाती पर चलाई गई थी और उन साधु संतों का डिमांड सिर्फ इतना था कि गौ हत्या को बंद कर दिया जाए। 7 नवंबर बहुत महत्वपूर्ण था और 7 नवंबर में इस देश में राष्ट्रभक्ति में और हिंदू राष्ट्र के लिए अनगिनत राष्ट्रभक्त यहाँ पर बाहर निकले थे और बहुत सारी चर्चाएं और बहुत सारे चर्चे हो रहे थे। देखिए, आपने अभी कहा कि जो पढ़े लिखे थे उन्होंने ऐसा किया। क्यों अफजल गुरु पढ़ा लिखा नहीं था क्या? गया था ना देश के पार्लियामेंट को उड़ाने के लिए। क्यों बुरहान वानी पढ़ा लिखा नहीं था क्या? जम्मू कश्मीर को आग लगाने के लिए खड़ा हुआ था ना। ओसामा बिन लादेन पढ़ा लिखा नहीं था क्या? आईफल टावर को में फ्लाइट घुसाने और तोड़ने चला गया था ना। 2024 में महाराष्ट्र के कई डॉक्टर अरेस्ट हुए थे, गूगल सर्च कर लिया जाए निकल जाएगा। तो वो डॉक्टर ही थे ना, पर वो इस्लाम का झंडा बुलंद कर रहे थे और इस्लामिक चीजों को बता करके किताबें बांट रहे थे और इस्लामिक झंडा लहरा करके जिहाद का इंतजाम कर रहे थे। तो जो मदरसा छाप होते हैं वो थूक जिहाद करते हैं, जो रेड़ी छाप होते हैं वो मूत जिहाद करते हैं, जो लौंडिया छाप होते हैं वो लव जिहाद करते हैं, और जो पीर बाबा होते हैं झांगुर जैसे वो कन्वर्शन और लव जिहाद का पूरा टीम चलाते हैं, और जो साइंटिस्ट होते हैं, जो सिविल इंजीनियर होते हैं, जो इलेक्ट्रिक इंजीनियर होते हैं, जो डॉक्टर होते हैं, जो चार्टेड अकाउंटेंट होते हैं, वो सीधा का सीधा ब्लास्ट करते हैं, सीधा का सीधा ब्लास्ट करते हैं। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि गलती कहीं ना कहीं हिंदुओं में भी है। जब देश के मुसलमान के ठेकेदार लंबी लंबी दाढ़ी और टोपी रख करके देश के बड़े बड़े चैनलों पर ये दावा करते हैं कि वो वंदे मातरम नहीं बोलेंगे, वो भारत माता की जय नहीं बोलेंगे, वो इस्लाम को पहले रखेंगे, संविधान को बाद में रखेंगे, वो मातृभूमि की पूजन नहीं करेंगे, वो मातृभूमि को पहले नहीं मानेंगे, वो इस्लाम को पहले मानेंगे, तो फिर 22 करोड़ से अधिकतर हिंदुओं को इन पर विश्वास हो कैसे जाता है? क्या न्यूज चैनल वालों के लिए टीआरपी और व्यूज इतने बड़े हैं कि वो ऐसे ऐसे आतंकी मुल्लाओं को भी अपने चैनल पर बैठाने से पहले हिचकिचाते नहीं है? अब दूसरा सवाल, कहीं ना कहीं ये कहना पड़ेगा भारत के नागरिक होने के नाते और एक जिम्मेदार वकील होने के नाते और जिम्मेदार वोटर होने के नाते, कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि देश की सरकार मुसलमानों को समझाने के पीछे लगी हुई है, मुसलमानों को बुझाने के पीछे लगी हुई है, और माइनॉरिटी कैबिनेट मंत्रालय से मदरसों को आज भी पैसे दिए जाते हैं, मजारों को आज भी रेनोवेशन के पैसे मिलते हैं, मस्जिदों को आज भी रेनोवेशन के पैसे मिलते हैं, और इमामों को, मुअज्जिनों को आज भी भत्ता मिलता है। तो इसका मतलब है कि हम रोटी और बोटी सांप और एनाकोंडा को दे रहे हैं और वो हमें ही डस रहा है। सवाल तो ये पैदा होता है, इसमें पढ़ा लिखा और जाहिल की कोई बात नहीं है। जो इस्लाम को मानता है वो पढ़ा लिखा होता है तो वो पढ़े लिखे तरीके से जिहाद करता है, जो जाहिल होता है वो जाहिल के तरीके से जिहाद करता है। मैं आपको एक घटना याद कराती हूँ राम जी, और आप उस वक्त बहुत ही एक्टिव थे। 2015 से 2017 में मुझे सर्वोच्च न्यायपालिका में अपने चप्पल घिसते हुए लोगों ने बहुत देखा है और बड़े बड़े वकीलों ने भी बहुत देखा है। जब 2017 में सर्वोच्च न्यायपालिका से इंस्टेंट ट्रिपल तलाक को बैन किया जा रहा था, तो देश के सर्वोच्च न्यायपालिका में उस जजमेंट को लिखने के लिए 3 जजेस थे। 3 जजेस में एक जज जो थे वो मुसलमान थे और 2 जज ने इंस्टेंट ट्रिपल तलाक को बैन करने पर रजामंदी करके ऑर्डर पर, जजमेंट पर साइन किया था, लेकिन मुसलमान जज ने साइन नहीं किया था क्योंकि उनके लिए संविधान और देश का सर्वोच्च न्यायपालिका बाद में था और इस्लाम पहले था और उन्होंने इस्लाम का झंडा बुलंद किया था। तो जब देश के सर्वोच्च न्यायपालिका के मुसलमान जज में इस्लाम को पहले रखते हैं और संविधान को बाद में रखते हैं, तो फिर कोई डॉक्टर अनवर हो या कोई डॉक्टर शाहीन हिजाबन और जिहादन हो, आतंकी हो, इसमें शॉकिंग हो सकता है कि लिबरल हिंदुओं को हो रहा हो। मैं थोड़ा सा व्यथित, देखिए मेरे व्यथित होने के 2 कारण ये है कि एक तो ये जो पूरी घटना हुई है जिसमें कई लोग मारे गए हैं, बहुत से लोग घायल हुए हैं, एक तो मैं इस बात से दुखी हूँ। ज्यादा दुखी मैं इस बात से हूं कि जो पढ़े लिखे लोग पकड़ में आ रहे हैं, जो डॉक्टर्स हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर्स हैं, इस तरह के पढ़े लिखे लोग जो यहाँ पर नौकरियां कर रहे हैं, जो यहाँ की रोटियां तोड़ रहे हैं, ऐसे लोग जो है इस तरह की गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं। अब देखिए, अब ये घटना, अगर इस तरह की वारदात को कोई
जिहादी व्यक्ति अंजाम देता, जो इस तरह से, जो पढ़ा लिखा नहीं है, या है ना, आप समझ ही पा रही होंगी, तो अगर वो इस तरह की घटनाओं को अंजाम देता, मुझे उतना आश्चर्य नहीं होता। लेकिन जो डॉक्टर्स हैं, जो इंजीनियर्स हैं, जो प्रोफेसर्स हैं कॉलेजेस के, वो इस तरह की चीजों में इन्वॉल्व हो रहे हैं और उनके जो तार अब यहाँ पर जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये बहुत ज्यादा दुखद है। अब रही बात इस बात की, जो पुलिस सूत्रों के हवाले से कुछ जानकारियां आ रही हैं कि 6 दिसंबर, जो ये कहते हैं कि बाबरी मस्जिद विध्वंस का की जो तारीख थी, उसका बदला लेने के लिए चले थे ये, और बहुत बड़े पैमाने पर बोला जा रहा है कि 6 दिसंबर को जो है ये देश में कुछ बड़ी आतंकी गतिविधि को अंजाम देने की तैयारी में थे। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि जो लड़ाई आप कोर्ट में हार चुके हैं, क्या वो लड़ाई आप देश के आम मासूम लोगों की जानें लेकर के जीतना चाहते हैं? क्या क्या लोगों को मार करके, छोटे छोटे मासूम बच्चों को मार करके आपका जिहाद पूरा होने वाला है क्या? मैं इसको थोड़ा सा विस्तार में समझाऊंगी। अल कुरान और सुन्नत रसूल इस बात की वाज़ाह करता है कि अगर आपके घर में भी मौत हो जाए तो आप 3 दिन से ज्यादा सोग नहीं मना सकते। तो बाबरी मस्जिद का सोग अब तक क्यों मनाया जा रहा है? इसका मतलब है कि इस्लाम और कुरान और अल्लाह के फरमान को मानने को और सुन्नत रसूल, आका की बातों को मानने को कोई मुसलमान तैयार है नहीं। ये लोग सब इब्राहिमिक चीजों को एक्सेप्ट कर चुके हैं और इब्राहिम, प्रॉफिट इब्राहिम ने जैसे बुतों को तोड़ा था, काफिरों के खिलाफ अपनी अपनी बातें कही थी, उसी तरीके से ये काफिरों के खिलाफ और जो बुत परस्ती करते हैं उनके खिलाफ इन्होंने मोर्चा खोल दिया है और जिहाद का झंडा बुलंद कर रहे हैं। अब आपको इस बात का आश्चर्य हो रहा है कि पढ़े लिखे लोग अब सामने आ रहे हैं। क्यों? उसामा बिन लादेन तो सिविल इंजीनियर था, बिल्कुल सिविल इंजीनियर था। अफजल गुरु तो चार्टर्ड अकाउंटेंट था। बुरहान वानी वो भी पढ़ा लिखा था, टॉपर था वो तो जितने भी लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं वो पढ़े लिखे तरीके से जिहाद को अंजाम देते हैं और जो जाहिल होते हैं वो जाहिल के तरीके से जिहाद को अंजाम देते हैं। अब आपने तीसरी बात कही कि क्या मासूमों की हत्या करके, मासूमों की जान ले करके वो अपने अपने गुस्से को, अपने अपने वेंडेटा को, रिलीजियस वेंडेटा को, रिलीजियस रिवेंज को बाहर निकालेंगे? तो हाँ, 620 एडी में जाइए, जंगे बदर हुआ था, प्रॉफिट मोहम्मद के लीडरशिप में हुआ था। जंगे करबला हुआ था, प्रॉफिट मोहम्मद की लीडरशिप में हुआ था। और तब तो कोई काफिर नहीं था और कोई सिख और ईसाई नहीं था, आपस में हुआ था। तो इनका तो लूटना, काटना, पीटना ये फी सबीलिल्लाह और उम्मा वालों की बिल्कुल आदत है, बिल्कुल आदत है, ये करेंगे। और देखिए इनको डर नहीं है ना, ये सोचते हैं कि जिहाद के नाम पर, इस्लाम के नाम पर, इस्लाम का झंडा बुलंद करने के लिए और मस्जिद अल्लाह के घर का बदला लेने के लिए अगर हम फट भी जाते हैं तो हमें जन्नत मिलेगा और जन्नत में 72 वर्जिन हूरें मिलेंगी। आप अपने चैनल के माध्यम से आप जामा मस्जिद जाइए, आप ओखला जाइए, आप शाहीन बाग जाइए और वहां पर आप मुसलमानों से पूछिए कि क्या बुरहान वानी को मौत की सजा ठीक मिली या आपकी नजर में वो शहादत का दर्जा लेता है? वो कहेंगे कि वो शहादत का दर्जा लेता है। ये जितने भी डॉक्टर्स जो अभी अरेस्ट हो रहे हैं और जिनके सूत्रों से जो चीजें बाहर आ रही हैं या एनआईए, एनएसजी और ईडी के मार्फत से बाहर आ रही हैं, इनके टच जम्मू कश्मीर से पाए जा रहे हैं। तो क्या जम्मू कश्मीर का वो नारा याद नहीं है? आधी रोटी खाएंगे, मुजाहिद बनाएंगे, पाकिस्तान जाएंगे, ये तो उनका नारा था। उनका नारा ये 2000 तक था। 1989 से लेकर के 2000 तक वो ये नारा लगाते थे। और ऑपरेशन सिंदूर के वक्त में भी कई मुसलमानों ने ये बात कहा कि मेरे लिए फक्र का बास है कि मेरा बेटा मुजाहिद है। मुसलमान बहुत फक्र का बास करते हैं, बहुत फक्र महसूस करते हैं जब उनका बेटा मुजाहिद बनता है, फिदाइन बनता है और इस्लाम के नाम पर खुद भी फटता है और दूसरों को भी फाड़ता है। और दिल्ली बम ब्लास्ट, जो बम ब्लास्ट में शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाह रहा हूं, जो दिल्ली लाल किले के सामने जो भीषण ब्लास्ट हुआ है, इसको लेकर के बहुत सारी थ्योरीज और बहुत सारी चर्चाएं यहाँ पर उठ खड़ी हुई हैं। एक तरह की चर्चा ये भी है कि जो इंटेलिजेंस को इनपुट मिला था, जिससे ये पता चला कि जम्मू कश्मीर से लेकर के उत्तर प्रदेश के सहारनपुर और हरियाणा के फरीदाबाद, गुड़गांव तक जो है एक खास तरह का टेरर मॉड्यूल जो है पल रहा था। और फिर क्योंकि इंटेलिजेंस को ये पता चल गया था कि बहुत बड़ी मात्रा में जो है विस्फोटक जमा किया जा रहा है, छापेमारियां हुई, वो पकड़ा जाता है और 2900 किलो के आसपास जो है विस्फोटक और विस्फोटक सामग्री, बम बनाने के सामान जो है वहां पर बरामद किए जाते हैं। अब यहाँ पर एक तरह की थ्योरी ये भी
चर्चाओं में है लगातार कि क्योंकि जो आतंकी मंसूबा था इनका बड़ा, उसके ऊपर पानी फिर गया, बहुत सारा माल इनका पकड़ा गया, बाकी भी पकड़ में ना आ जाए, इससे बढ़िया इसको उड़ा देते हैं। तो शायद दिल्ली में जो धमाका हुआ वो शायद बौखलाहट में की गई है, जल्दबाजी में लिया गया फैसला इनका बताया जा रहा है। हालांकि औपचारिक तौर से पुलिस की ओर से भी कुछ ऐसी घोषणा नहीं है, लेकिन लगातार जो चर्चाएं इस समय चल रही हैं इसी तरह, तो उस बेसिस पर मैं ये बातें यहां पर कह रहा हूं। लेकिन अब क्योंकि ये जो धमक है जो दिल्ली में सुनाई दी है, इसकी गूंज जो है पाकिस्तान तक गई है। अब पाकिस्तान थर थर कांप रहा है, उसको ये डर है कि कहीं भारत कोई बड़ा एक्शन ना ले ले। उसे इस बात का भय सता रहा है कि कहीं ऑपरेशन सिंदूर 2 ना छेड़ दिया जाए। इस बीच ख्वाजा आसिफ की तरफ से एक स्टेटमेंट आया है, मैं उसे कोट करना चाहता हूं। उन्होंने कहा है कि हम 2 फ्रंट वार करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। वो हिंदुस्तान को ललकार रहा है। उसका कहना है कि हिंदुस्तान इस मुगालते में ना रहे कि हम क्योंकि अफगानिस्तान के साथ उलझे हुए हैं तो ऐसी स्थिति में हिंदुस्तान को नहीं संभाल पाएंगे। उसका साफ तौर से कहना है कि हिंदुस्तान की तरफ से कोई एक्शन होता है तो जबरदस्त रिएक्शन देखने को मिलेगा। एक ललकार है उसकी। क्या कहेंगी आप? राम जी, मैं पहले थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूंगी कि ये जो बाबरी मस्जिद का जो रिलीजियस वेंडेटा है, ये मुसलमानों के भीतर उस वक्त से पल रहा है जब से देश के सर्वोच्च न्यायपालिका ने राम मंदिर के पक्ष में जजमेंट सुनाया था, तब से। और आए गए भूले बिसरे हम लोग टीवी चैनलों पर अपने मौलवी मुल्लाओं को भी देखते हैं कि वो देश के सर्वोच्च न्यायपालिका को कोसते हैं और गालियां परोसते हैं कि राम मंदिर के पक्ष में ये फैसला क्यों आया। अब आती है बात कि दिवाली में भी, जो मेरे रिसर्च से जो मुझे पता चला है, तो दिवाली के सेलिब्रेशन के वक्त भी ये जिहादी और आतंकी जो हैं, जो हाफिज सईद के मुखबिर और रजाकारियों के जो मुखबिर जो यहाँ पर बैठे हैं, वो दिवाली के सेलिब्रेशन के वक्त भी बॉम्ब ब्लास्ट करना चाहते थे, लेकिन नहीं हो पाया क्योंकि देश की सुरक्षा दिवाली के वक्त में बहुत ज्यादा सतर्क थी, बहुत ज्यादा एक्टिव थी। ये जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है, जो लाल किला के पास हुआ है, ये वाकई में चीजों, अपने विस्फोटक को, अपने अपने केमिकल्स को कम करने के लिए हो सकता है, ये इन्वेस्टिगेशन का मुद्दा है, हो सकता है कम करने के लिए किया गया हो। लेकिन जिस तरीके से 6 दिसंबर को एक स्ट्रैटेजी प्लान की गई थी कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग जगह पर, जिसमें काशी का नाम सामने आया है, मथुरा का नाम सामने आया है, राम मंदिर का नाम सामने आया है, कि ऐसी ऐसी जगहों पर 6 अलग अलग जगह पर बॉम्ब ब्लास्ट किया जाएगा और 6 दिसंबर का बाबरी मस्जिद का बदला निकाला जाएगा। ये पहले क्लियर करना बहुत जरूरी है कि ऑलरेडी ब्लूप्रिंट रेडी हो चुका था और स्पॉट भी रेडी हो चुका था कि कहां कहां पर बॉम्ब ब्लास्ट किया जाएगा, किन किन मंदिरों पर किया जाएगा। क्योंकि भारत में हम जैसे राष्ट्रभक्त तो हमेशा एक ही बात करते हैं, अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। इसीलिए अयोध्या, राम मंदिर, काशी और मथुरा को टारगेट किया गया था, ऑलरेडी ब्लूप्रिंट में बना लिया गया था। अब एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगी कि कुछ लिब्रांडो हिंदू जो है ना, वो बड़ा आकर के कहते हैं ऐसे नहीं बोलना चाहिए, जरा प्यार से बोलना चाहिए, 6 दिसंबर का मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। ले भैया, हमने तो नहीं बनाया, कुछ लोग तो पहले से बनाकर रखे हुए थे कि फोड़ देंगे सारी मंदिरों को। तो ऐसे लिब्रांडो हिंदुओं को भी ना जूता भिगा भिगा के मारना चाहिए। अब ख्वाजा आसिफ पर आती हूं मैं। जो पाकिस्तान अपने घर की बहू बेटियों को बेच रहा है, और 15 दिन पहले, मैं खुद नेशनल न्यूज पर बैठी हूं, 15 दिन पहले पता चला कि हाफिज सईद के कैंप में पाकिस्तान की बहु बेटियों को हुक्का पानी दे करके उनको टेररिस्ट का ट्रेनिंग दिया जा रहा है। कहा तो एक तरफ ये कहते हैं भारत के मुल्ला मौलवी और पाकिस्तान के मुसलमान कट्टर ईमान वाले और उम्मा और फी सबीलिल्लाह वाले कि औरत घर की जीनत है, खवातीन को बाहर नहीं निकाला जाता है, वो घर की जीनत है। तो भैया, ये शाहीन जिहादन कैसे निकल गई, ये मुस्कान जिहादन कैसे निकल गई, और ये महिलाओं को टेररिस्ट की ट्रेनिंग कैसे दी जा रही है हिजाब पहना करके। ये हिजाब के अंदर जो अश्लीलता हो रही है, ये आतंकी घटनाएं जो हो रही है, या आतंक को जो सिखाया जा रहा है, इसमें क्या खवातीन नजर नहीं आ रही है, वो घर की जीनत और नेमत नजर नहीं आ रही है। तो देखिए, ये इस्लाम फ्लेक्सिबल तरीके से मानता है। और ख्वाजा आसिफ बोल बच्चन इसका बहुत लंबा है, उसको भी पता है कि अफगान तालिबान से तो सक नहीं पा रहा है,
कभी ट्रम्प का जाकर के तलवार चाट रहा है, तो कभी किसी का जाकर के तलवार चाट रहा है, कभी भीख मांग रहा है कि सीज फायर करवा दो, कभी भीख मांग रहा है कि भाई मेरे को पैसे दो तो मैं अफगान तालिबान से सक पाऊंगा, नहीं तो मैं सक नहीं पाऊंगा। तो ऐसे में करना क्या चाहिए कि हमारे देश के डिफेंस को, हमारे देश की सुरक्षा मंत्रालय को अब ऑपरेशन सिंदूर 2 जारी कर ही देना चाहिए, क्योंकि देखिए दूध का दूध पानी का पानी तो हो चुका है। 3000 किलो से ऊपर जो मटेरियल्स मिले हैं, जो पाउडर्स मिले हैं, और जितने भी लोग पाए गए हैं, जो अरेस्ट हुए हैं और जो सूत्रों से सामने आ रहे हैं, कोई तो जैश ए मोहम्मद के घर और परिवार की बहनें नजर आ रही हैं, कोई तो हरकतुल इस्लाम का कोई मेंबर नजर आ रहा है। तो ये बात तो क्रिस्टल क्लियर हो चुकी है कि भाई पाकिस्तान इसकी जिम्मेदारी तो नहीं ले रहा है क्योंकि उसकी फटी पड़ी है, लेकिन ये करवाया पाकिस्तान ने ही है। अब आप सोचिए कि शाहीन बाग में ढपली बजाने वाले, सीए और एनआरसी में 1-1 साल 2-2 साल धरना देने वाले के पास पैसा कहां से आ रहा है भैया? तुम तो धरना में बैठे हुए हो, तो तुम्हारा घर कैसे चल रहा है और तुम धरना का काम कैसे कर रहे हो? तो इसका मतलब है कि टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन से पैसा आ रहा है। अभी आई लव मोहम्मद का पोस्टर 20 करोड़ का छप गया, तो ये 20 करोड़ रुपए कहां से आए? तो ये 20 करोड़ रुपए जैश ए मोहम्मद से आए। ये बात तो क्रिस्टल क्लियर है। तो अब हमारे देश की रक्षा, सुरक्षा, सरकार, न्यायपालिका, कानून, सर्वोच्च न्यायपालिका को इग्नोरेंस बिहेवियर नहीं रखना चाहिए। और जो लिब्रांडो हिंदू को लगता है प्यार से समझाओ, प्यार से समझाओ, ऐसे हिंदुओं को भी घर में घुस करके, कॉलर पकड़ करके और कुत्ते की तरह घसीट करके उसको जेल बंदी करानी चाहिए। देखिए 6 दिसंबर को लेकर के मुसलमान अच्छे खूबसूरत मिजाज वाले मुसलमानों को भड़काते आए हैं, भड़काते रहेंगे, और अगर ये मुद्दा इस बार खत्म नहीं हुआ तो इनको कहीं ना कहीं ये बड़ा सोचेंगे और बड़ा करेंगे। बिल्कुल। और यहाँ पर मुझे इस बात को भी लेकर के आश्चर्य है कि अक्सर जिन मुद्दों को लेकर के जो डफली गैंग है अक्सर बाहर निकल जाया करता है, डफली पीट करके जो है बातें किया करता है। ये जो लोग मारे गए हैं लाल किले के सामने धमाके में, ये डफली गैंग इन लोगों के पक्ष में क्यों नहीं कुछ बोल रहा? ये डफली गैंग क्यों नहीं डफली बजा बजा करके इंसाफ की दुहाई मांग रहा है? ये डफली गैंग क्यों नहीं डफली बजा करके ये बोल रहा है कि आतंकी गतिविधियां नहीं होनी चाहिए, ऐसे आतंकियों को पकड़ो और कुचल दो? ये डफली गैंग की इस समय बोलती बंद है। कहां है वो? ढूंढ के निकालिए। आप नागरिक हैं, आप ढूंढ के निकालिए। और दूसरी महत्वपूर्ण बात ये कि जो ललकार इस समय पाकिस्तान की तरफ से ख्वाजा आसिफ की है हिंदुस्तान को, तो हिंदुस्तान कभी भी कच्चे फैसले नहीं करता। जब फैसले करता है तो ठोस रणनीति के साथ करता है, और फिर ऐसा करता है कि वो इतिहास में दर्ज हो जाया करता है। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान ये सबक एक बार सीख चुका है, और उसको इस बात का भी एहसास होगा कि भारत का जो सिंह है, जो शांत मुद्रा में है, उसके जबड़े में हाथ डालने का अंजाम कितना घातक, कितना खतरनाक हो सकता है। पाकिस्तान को यह भूलना नहीं चाहिए। और जो दर्शक इस समय हमें नवभारत टाइम्स पर देख रहे हैं, उनसे भी यहां पर अपील मैं यही करना चाहता हूं कि ये एक संवेदनशील मौका है, एक संवेदनशील समय है, क्योंकि इस तरह की संभावनाएं लगातार जताई जा रही हैं कि देश के कई राज्यों में इस तरह की आतंकी घटनाओं को अंजाम देने की तैयारी थी। हालांकि कुछ भी अभी क्लियर नहीं है, लेकिन एक नागरिक होने के नाते आपको अपने स्तर पर भी सतर्क रहना है। आपका योगदान इस देश की सुरक्षा में महत्वपूर्ण योगदान साबित हो सकता है। अपने आसपास खास तौर से ध्यान रखें। कोई संदिग्ध व्यक्ति हो, कोई संदिग्ध वस्तु आपको नजर आए, कोई लावारिस चीजें आपको नजर आए, तत्काल इसकी सूचना सुरक्षा एजेंसियों को, पुलिस को, हेल्पलाइन नंबर्स को तुरंत दें। आप इस देश के नागरिक हैं, आपका कर्तव्य है कि देश सुरक्षित रहे। इस सुरक्षा में आप भी उतने ही भागीदार हैं जितनी हमारी देश की सुरक्षा एजेंसियां। तो नवभारत टाइम्स आपसे भी यही अपील करता है कि आपकी महती जो भूमिका होनी चाहिए देश की सुरक्षा के लिए, उसमें बढ़कर के कदम आगे बढ़ाएं। अपने आसपास ध्यान रखें, जागरूक बने रहें। डाजिया इलाही खान हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई थी, और जिस तरीके से पाकिस्तानियों को धज्जियां उड़ाया करती हैं, और जिस तरीके से मौकों पर जो है उनको धो दिया करती हैं आप, और जिस बेबाकी के साथ आप अपनी बातों को रखती हैं, उसके लिए मैं आपको सैल्यूट करता हूं। और आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया, इसके लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हर हर महादेव।